गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे कि जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। और साथ ही साथ देखेंगे आज का संपादकीय क्या है। तो इन सभी के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले 30 से 45 मिनट तक। लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यह हमारा 242वां क्लास होगा, एपिसोड होगा, जो लगातार हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। इस पैकेज के लिए आप लोगों को 599 पे करना होगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसमें आपको वीडियो फ्री दिया जाता है। यूट्यूब पर वीडियो क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन इसके टेस्ट, मेंस टेस्ट जो होंगे वो आपको पेड करने होते हैं। और की पॉइंट पीडीएफ के लिए आपको यह पेड करने होते हैं 599 रुपया, जो आपको 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ होता है। तो डेली हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, वीकली आंसर राइटिंग करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट को इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह नंबर है, तो आप इससे लाभ लीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक क्या है इसे हम लोग देखेंगे। तो जेएनयू विश्व की शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ, तो एक डाटा आया है, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ से पीटी फैक्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। तो अगर आपको भविष्य देखना है तो भारत आए, यह अमेरिकी राजदूत के द्वारा हालिया बयान है। तो भारत किस रूप से उभरा है उनके अनुसार देखेंगे। साथ ही साथ और भी एस्पेक्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक पीटी फैक्ट है, जैन आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो यह कौन सा पुरस्कार है उसे हम लोग देखेंगे। हेपेटाइटिस मामले में भारत दूसरे नंबर पर, यह WHO का रिपोर्ट है। तो पहले नंबर पर कौन है, साथ ही साथ हम देखेंगे विश्व के हर वर्ष 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है, मौत का शिकार होते। तो हेपेटाइटिस विश्व के उन चुनिंदा बीमारियों में जहां पर अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हेपेटाइटिस क्या है, इसके कोर पार्ट को देखेंगे। हेपेटाइटिस के प्रकार क्या है, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के से निपटने के लिए सरकारी पहल कौन कौन से किए गए, और 2030 तक महामारी पर नियंत्रण के प्रयास के लिए भारत सरकार और विश्व के क्या प्रयास है उसे भी हम लोग देखेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है इसे भी हम लोग देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब करेंट आपका यह है, इसका कोर पार्ट आपको इतना कवर करना है। किसी प्रकार के प्रश्न आते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इससे टैली कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। महिलाओं में उत्पीड़न और भूमि हथियाने की जाँच CBI करे, यह आपको हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया। किस मामले में, संदेश खाली मामला। हाल ही में वेस्ट बंगाल का मामला बहुत चर्चित था, तो उस मामले में वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के द्वारा आपको यह बात की गई है। ध्यान रखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। फिर संपादकीय में हम देखेंगे अस्थिर म्यांमार, भारत की मुश्किलें हैं। तो अस्थिर म्यांमार क्यों है, इसके सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। और यह संपादकीय आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू में भी काम देगा। ध्यान रखिएगा, यह तीनों जगह आपको काम देगा। जो भी भारत का पड़ोसी मुल्क है उससे संबंधित जो भी न्यूज़ आता है वो पीटी में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में आपके नज़र से नहीं बचना चाहिए। तो चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो भी हमारे द्वारा शेयर किया जाता है वो आपको इस टेलीग्राम से प्राप्त होगा। क्विज़ जल्द ही स्टार्ट होगा, क्योंकि कमलेश सर किसी निजी कार्य से कहीं गए हुए हैं। तो 1-2 दिन के बाद या इस वीक के फर्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, हम उसके अतिरिक्त अगर आपको युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड करने में इशू हो रहा है तो इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सारी सुविधाएं दी गई हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि देखा मैंने कल वीडियो 1 घंटा आप लोगों को शेयर कर दिया गया था, पर आप लोगों ने देखा नहीं था। रीज़न उसके पीछे कारण हो सकता है आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होगा। नोटिफिकेशन तभी जाता है जब आप बेल आइकन दबाए रहते हैं। तो आप जब जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसे जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। किसका रिपोर्ट है, उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी। देखिए,
क्वार्कवेरली जो साइमंड्स QS रिपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं QS रिपोर्ट, क्वार्कवेरली साइमंड्स रिपोर्ट, जिसे लंदन में आपको जारी किया गया 2024 का। यह विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। JNU भारत की सबसे अधिक रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी बताया गया। विकास अध्ययन श्रेणी में यह विश्वविद्यालय दुनिया के 20वें स्थान पर लाया गया, अर्थात ये JNU जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है वो आपको 20वां रैंक है, 20 रैंक है, इसे याद रखना है। QS रैंकिंग के मुताबिक भारतीय प्रबंधन संस्थान और व्यवसाय अहमदाबाद है उसे 25 संस्थानों में शामिल किया, अर्थात IIM जो अहमदाबाद है उसे क्या किया गया, अहमदाबाद ध्यान रखना है, उसे आपको 25 रैंक दिया गया, 25वां रैंक दिया गया। इसी तरह कलकत्ता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, शीर्ष 50 स्थानों में शामिल किया गया है। अब ध्यान रखिए IIT इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IIT बम्बई को 45वां स्थान रखा गया। तो ध्यान रखिएगा IIT कौन है, बम्बई वो कितना है, 45 रैंक। अब इसी तरह 69 भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय के आधार पर QS रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 66 को मिला था इस सूची में। तो इस QS सूची में कितने विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालय को दिया गया, तो 69 है। याद रखिएगा यह कब का, 2024 के आंकड़ा का। 2023 की हम बात करें तो कितना था, 63। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कितने विश्वविद्यालय की वृद्धि हुई, तो 3 विश्वविद्यालय की वृद्धि हुई है, याद रखना है। यह PT फैक्ट आपको है। और QS क्या होता है, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या करता है, सभी संस्थानों का जांच करता है, उसके बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जांच करता है, किस प्रकार के विषय हो रहे हैं, उससे किस प्रकार रिसर्च पेपर सबमिट होता है, वो किस रूप से प्रभाव डालता है, ये सारे आंकड़े तथ्य संग्रह करता है। अब ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में 16% की वृद्धि हुई है। यह बात इस QS में बोला गया है रिपोर्ट में। ध्यान रखिएगा QS विश्वविद्यालय रैंकिंग भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक के 16% की वृद्धि, जो मात्रा और विविधता या अनुसंधान साझेदारी का आकलन करता है, जिस प्रकार से यह अपना एस्पेक्ट छोड़ रहा है सोसाइटी के लिए। इस H इंडेक्स में 5% की कमी आई है। वहीं अनुसंधान उत्पादकता उसके प्रभाव में संतुलन का आकलन किया गया। कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बात स्वीकार किया गया इस रिपोर्ट में। कुछ बातें आपको ध्यान रखना, शोध करने वाले दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है भारत, ये सब आंकड़े आए हैं। तो QS रिपोर्ट को आपको नोट्स बनाकर आपको सारे कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग इस प्रकार बना लीजिएगा, रैंकिंग विश्वविद्यालय का। दूसरा आपको यह बनाना, जो भी रैंकिंग है यहाँ पर दिया गया यह बताया गया, बनाइएगा। दूसरा कि शोध में कौन सा स्थान है, शोध में आपको ध्यान रखना है, सेकेंड आपको 4th स्थान है, यह भी आपको बना लेना है। और इसके बाद ये सब तथ्य आपको बना लेने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इसका उपयोग कर सकें। चलिए अगले न्यूज़ पर आते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से, ध्यान रखिएगा। यह UPSC के GS पेपर 2 में, आपको GS पेपर 2 में अगर कोई टॉपिक पूछ रहा है जहाँ पर आपसी संबंध की बात हो रही है, आपसी संबंधों की बात हो रही है, वहाँ पर इसका कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके एस्पेक्ट को, इसके भाव को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यह डायरेक्ट तो प्रश्न इससे नहीं पूछेगा, पर ध्यान रखिएगा अगर भाव अगर द्विपक्षीय संबंधों में आप यूज़ करते हैं तो आप है ना केस स्टडी को क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर और भी बेहतर उभर कर आएगा। यह भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे प्रश्न पूछे, भारत किस प्रकार से विश्व में स्थान बना रहा है, तो किसी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उसके उच्चायुक्तों की अगर बात करेंगे, उसके तथ्यों को रखेंगे तो कैसे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बातें कही गई थी, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ बातें कही गई थी, भारत के यूएन में जो महानिदेशक है उनके द्वारा भारत के संदर्भ में कुछ बातें की गई थी। तो आप है ना भारत के मजबूत पक्ष को अगर दिखाना चाहते हैं तो कम से कम कुछ लोगों के द्वारा जो बातें बोली जा रही है उनके तथ्यों को अगर शामिल करेंगे तो आपका उत्तर और भी बेहतर होकर उभरेगा। अगर मैं किसी का कॉपी चेक करता हूं, अगर उनमें केवल साधारण बातें लिखी गई हैं केवल, और उसको प्रूव करने के लिए इस प्रकार के तथ्य नहीं दिए जा रहे हैं, आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसका औसत उत्तर माना जाता है। आप इसे स्वयं देखिएगा, अगर इस तथ्य को आप शामिल कर लेते हैं और भी बेहतर उत्तर सामने उभर कर आएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। देखिए क्या है कि मामला यह है कि समझने, अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गारसेटी, राजदूत उसे कहते हैं कि मान लीजिए इंडिया है और यह अमेरिका है,
इसका प्रतिनिधि अमेरिका में होगा तो भारत का राजदूत कहलाएगा, भारत का राजदूत यूएसए में। और यूएसए का एक उच्च अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, वो भारत में कहते हैं अमेरिका का राजदूत कहलाएगा, अमेरिका का राजदूत कहलाता है। जैसे आप गवर्नर पढ़ते थे पहले अंग्रेजी काल में, गवर्नर जनरल पढ़ते होंगे, उसके बाद वायसराय पढ़े ना, वायसराय आया है, तो वही वायसराय एम्बेसडर वर्तमान में राजदूत कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा साधारण शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में राजदूत जो कौन बनता है, तो यूपीएससी के द्वारा इंडियन फॉरेन सर्विस जो होता है उसके जो सीनियर होते हैं उनको बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस के आमतौर पर ये लोग होते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे उनके द्वारा क्या बोला गया। भारत की विकास यात्रा के शरणार्थी की हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली में इम्पैक्ट एंड इनोवेशन 25 ईयर्स ऑफ द IPI ग्लोबल मार्केट डेवलपमेंट एंड ग्राउंड रिलेटिव कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कौन सा कार्यक्रम था, इवेंट था, आपको याद रखना, इवेंट में बातें की गई है, इस इवेंट को थोड़ा सा जानकारी रखना है। इम्पैक्ट एंड इनोवेशन 25 याद रखना है, इतनी ही जानकारी आप रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसने क्या कहा, अक्सर कहता हूँ अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आएँ। कहने का अर्थ है कि भारत भविष्य क्यों दिख रहा है लोगों को। तो देखिए, जिस प्रकार से भारत ने अपने अवसंरचना निर्माण हालिया दशकों में किया है, और संरचना निर्माण, मानवीय प्रबंधन, फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा, उसके बाद AI प्रयोग, प्रौद्योगिकी की हम बात कर लें, प्रौद्योगिकी प्रबंधन की बात कर लें, या फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम की हम बात कर लें, अंतरिक्ष, ध्यान रखिएगा, सभी तथ्य आप ध्यान रखिएगा, कार्यक्रम की बात कर ले, या हम बात करें वैश्विक रूप से भारतीय छाप, भारतीय संस्कृति या विविधता की छाप हम कह दें डायरेक्ट, और भी बेहतर होगा। जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का पहल, वैश्विक या क्षेत्रीय जो मंच होते हैं, उस पर भारत की पहुंच। ध्यान रखिएगा, इन सभी मुद्दों पर भारत आने वाले समय में जो कार्य पीछे किया है और जो आने वाले समय में जो है वो दिशा निर्देश दिखा रहा है वर्ल्ड को। तो इसी संदर्भ में भारत की प्रगति आसान दिख रही है लोगों को। जैसे हम अवसंरचना निर्माण में हम हाईटेक टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, हम रेल से लेकर अवसंरचना निर्माण से लेकर रेल, सड़क, वायुयान सभी जगह अपने अवसंरचना निर्माण कर रहे हैं। बड़े बड़े आपको अभी हाल ही में आपको देखें वहाँ अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय खोला गया। तो अवसंरचना निर्माण के बारे में मैंने कल ही बताया था कि अवसंरचना निर्माण होता है तो क्या इम्पैक्ट देता है इस देश को। मानवीय प्रबंधन की बात करें तो कौशल प्रबंधन से लेकर भारत किस प्रकार से श्रमिकों को किस प्रकार से कुशल बना रहा है, उसके लिए विभिन्न योजनाएं ला रहा है, टारगेटेड मानवीय प्रबंधन कर रहा है। उसके बौद्धिक संपदा की हम बात करें तो बौद्धिक संपदा हाल ही में आपको जानकारी तथ्य आंकड़े आए थे जिसमें भारत को चौथा सबसे बड़ा बौद्धिक संपदा अधिकार सूची में शामिल करने वाली बात करता है। क्या, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जो है ना प्रौद्योगिकी को आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने में उसके यहाँ सबसे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पंजीकृत कर रहे थे। इस आधार पर AI भारत और अमेरिका किस प्रकार मिलकर काम कर रहा है, किसी से छिपा नहीं। भारत AI के प्रोधा के तौर पर शामिल हो रहा है, प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी से छिपा हुआ नहीं है। अंतरिक्ष किस प्रकार भारत का इसरो संगठन है, संस्था है, वो कैसे कार्य कर रहा है। अब विश्व के भारतीय संस्कृति की बात करें, हम योग से लेकर भारतीय संस्कृति जो भी हमारा है वो कैसे नेशनल इंटरनेशनल रूप से भारत की सहभागिता बढ़ी। यह सारे मामले क्या है, भारत की पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पीपल, शांति, समृद्धि और हमारा ग्रह, हमारे लोग के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है। आप देखते होंगे G20 सम्मेलन में भारत ने क्या दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, उसका मूल थीम क्या था, यही था। तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे भारत अपनी वस्तुनिष्ठता को सामूहिक दायित्व में सबके सामने लेकर आया।
इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिए। यही बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है? और जो भी चीज़ें हैं आगे फिर हम लोग देखेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, एक पीटी फैक्ट और आपको ध्यान रखना है पीटी फैक्ट में कि जैन आचार्य लोकेश मुनी अमेरिकी राष्ट्रपति से सम्मानित हुए। तो ध्यान रखना, वाशिंगटन में यह सम्मानित किया गया, कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति का केंद्र के संस्थापक है ये जैन आचार्य लोकेश मुनि। इनको क्या दिया गया? ध्यान के सम्मानित वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फर्स्ट भिक्षु कौन है जो यह पुरस्कार जिनको दिया गया है, जिसे गोल्डन शील्ड प्रमाण पत्र और राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर वाले प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। अब बाइडेन ने आचार्य के वैश्विक शांति प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, अपना समय देकर हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना खोजने का यह। अब भारत शुरू से ही जैन मुनियों का रहा है, गढ़ रहा है अपनी विरासत सनातन प्रकृति से लेकर जैन मुनि, बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो भी सब हमारे सभी लोग कार्य कर रहे हैं, हम बौद्धिक रूप से जो कार्य करते हैं उसकी प्रासंगिकता देश के साथ साथ विश्व में भी आपको देखने को मिलता है। देश प्लस विश्व में भी देखने को मिलता है। और उसे लोग क्या करते उसे लोग मान्यता भी देते हैं। अभी हाल ही में यूएई, आपको याद होगा, यूएई में कल आपको ईद का कल मनाया जा रहा है। आज ईद की बधाई आप सभी लोगों को। ईद के शाम पर आपको जो हाल ही में मंदिर खोला गया वहाँ के जो नाहपाल जी हैं वो आते हैं और इसके संदर्भ में जो मंदिर है उसके बारे में चर्चा करते हैं और वो कैसे विश्व शांति के लिए कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करते हैं। और उसके जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा भी बोला जाता है कि कैसे यूएई ने हमें सपोर्ट किया है। तो इस प्रकार से भारत हमेशा विश्व शांति, अहिंसा की बात करता है। इसी के संदर्भ में सारे देश एक दूसरे से संबद्ध है। इसे ध्यान में रख के आप लोग इसे तैयार कीजिएगा। चलिए, संपादकीय में आते हैं। तो जो भी देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उसके अनुसार सब्जेक्ट का चयन कीजिए, प्लस अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। लगातार आंसर राइटिंग लिखिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं लिखेंगे कल लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बेहतर परिणाम तो हम आप लोगों को देंगे ना, इतना तो विश्वास कर सकते हैं। और मैंने कुछ आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था, मैं काम कहाँ करता हूँ या किया हूँ, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए। टॉप इंस्टीट्यूट में जो काम किया हूँ वो उससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा या कर रहा हूँ। सभी जो चीज़ें हैं आपको फ़िल्टर होकर आपके पास पहुँच रही है। जो सबसे बेस्ट आपके पास है, बस आपको विश्वास आपको करना होगा, ठीक है ना। इससे यह केवल आपको ही, और आप कैसे इस पर विश्वास कीजिएगा, तो मैं सीधा सा बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए आप, पीटी लेवल का, मेंस लेवल का, आपको सारी धरातल की स्थिति पता चल जाएगी कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ और आप लोगों के लिए सामने रखता हूँ, वो सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब दिख रहे हैं, ऐसा नहीं मैं प्रीवियस ईयर को देख के ही सारे नोट्स को, न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मुझे भी याद नहीं किसी को याद हो सकता है। हाँ, पर याद रखिएगा आने वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर दिख जाएंगे यहाँ से। नहीं तो जेपीएससी का क्वेश्चन आप मिलाइए, जो भी इंडिया का जो भी एग्ज़ाम हिंदी स्टेट पीसीएस का हो रहा है या किसी भी वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक बार जाके ज़रूर हमारे टॉपिक को, जो भी आपको एक ईयर के टॉपिक पढ़ाए गए हैं उससे एक सप्ताह, एक वीक आप काम कीजिए, उस पर जाके टैली कीजिए। आपको सारे तथ्य पानी की तरह साफ हो जाएंगे कि आपका दशा और दिशा दोनों सही हाथों में है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत में हेपेटाइटिस को लेकर मंगलवार को हटा दीजिएगा, इसमें विश्व जारी संगठन की रिपोर्ट चिंताजनक बताई गई। रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक स्तर पर चीन के बाद भारत अर्थात फर्स्ट राष्ट्र कौन है? चीन है, जहां सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के मामले देखने को मिलते हैं। सेकेंड कौन है? भारत है। इतना तथ्य आपको पीटी फैक्ट में निकाल लेना। हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण सबसे अधिक लोग पीड़ित हैं। भारत 2022 में लगभग 3.5 करोड़ लोग संक्रमण थे। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। कौन सा? तो ये ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी करता है 2024 के नाम से, और यह दुनिया भर में 2022 में लगभग 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस
के साथ साथ जी रहे थे और 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से जी रहे थे। अब ध्यान रखिएगा, ये बी और सी के संदर्भ में आपको आंकड़े ध्यान रखना है। भारत इस संक्रमण में तक जो 2022 में 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी से और 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार थे, यानी लगभग 3.53 जो करोड़ लोग हैं जो भारत में हेपेटाइटिस से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हेपेटाइटिस देखिए, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। अब है कि कुल संक्रमित 11.6% है इस आंकड़े के अनुसार। चीन हेपेटाइटिस बी और सी के मामले सबसे अधिक है, जहां पर आपको कुल वैश्विक हेपेटाइटिस की बीमारी का 27.5% है, लगभग 27%। आंकड़े के तौर पर बहुत सी चीज़ें दी गई रिपोर्ट में। अब ध्यान रखना है कि हर वर्ष कितने लोग मरते हैं, 13 लाख। तो विश्व की मौत के आधार पर सबसे बड़ा संक्रमण, दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण के मौत का कारण बनता ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो पीटी फैक्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही विश्व में सबसे ज़्यादा मौत किस कारण होती है उसका आंकड़ा दिया था। कितने लोगों को याद है, मैं देखता हूँ विश्व में सबसे ज़्यादा मौत किस बीमारी से होती है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, WHO के वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक कौन है? WHO की स्थापना कब होती है? ये सब पहले भी मैं बता रखा है, इसलिए आप लोग को जरूर, जो नए स्टूडेंट है वो अपना गूगल से एक बार सर्च कर लीजिएगा, जरूर करनी चाहिए आप लोगों को। फिर इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने? भारत इसका सदस्य कब बना? ठीक है ना। चलिए इतने पीटी फैक्ट आप क्वेश्चन देने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब है कि वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 13 लाख लोगों की मौत का शिकार होता है। हर दिन लगभग 3,500 लोगों की मौत इस कारण होती है। सोचिए कितना भयावह आंकड़े आपको दिया जा रहा है इस तथ्य के आधार पर कि हर साल विश्व में 3,500 लोग केवल इस बीमारी कारण मौत के काल पर जा रहे हैं। अब WHO के अनुसार 30 से 54 वर्ष के लोग लगभग 50%, 18 वर्ष से कम या बच्चों में यह संक्रमण 12% है। कुछ बेहतर है कि हाँ, हेपेटाइटिस का जो असर है बच्चों में कम देखने को मिल रहा है, पर पुरुषों की भागीदारी 58% है, महिलाओं की भागीदारी कम आपको देखने को मिल रही है, अर्थात इस बीमारी से पुरुषों की मौत अधिक हो रही है। चलिए आगे बात करें हम कि यह बीमारी लीवर में सूजन आ जाने कारण हो सकता है घातक और भी। तो देखिए, हेपेटाइटिस गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसमें लीवर की सूजन आ जाती है, जिसमें कई समस्या उत्पन्न हो जाती है, मरीज की मौत हो जाती है। 5 स्ट्रेन पाए जाते हैं, जैसे A, B, C, D, E। कौन कौन पाए जाते हैं? A पाए जाते हैं, B पाए जाते हैं, C पाए जाते हैं, D और E। 5 स्ट्रेन आपको पाए जाते हैं। ये हेपेटाइटिस के वायरस के प्रकार आपको ध्यान रखिए, और सभी लीवर से संबंधित है। लीवर को ही क्या टारगेट करते हैं, इसके संक्रमण के प्रसार और प्रभाव अलग अलग होते हैं। और B या C वायरस अधिक घातक होता है, और ध्यान रखिए इसके चलते लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर शिकार होने का कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हेपेटाइटिस शब्द का यकृत से देखने को मिलता है, किसी सूजन से को दर्शाता है। यकृत लीवर के सूजन होता है, उसको जोड़ के देखा जाता है। यकृत कोशिकाओं में जलन या सूजन को यह स्पष्ट करता है। हम बात करें तो अल्पकालिक रूप से या तीक्ष्ण रूप से क्या यकृत में सूजन जो बीमारी के साथ सामने आती है, जैसे पीलिया, बुखार, उल्टी जैसे कारण होंगे। दीर्घकालिक अगर यकृत में लीवर में सूजन होता है, 6 महीने से अधिक समय तक रहती है, तो लेकिन अनिवार्य रूप से उसके लक्षण नहीं देखे जाते। यह वायरस एक प्रकार के समूह के कारण होता है, जिसे हेप्टोटॉप्रिक यकृत निर्देशिका वायरस के रूप में देखा जाता है, जिसमें A, B, C, D, E शामिल होता है। यह क्यों होता है? नशीली दवाओं, अल्कोहल का उपयोग करने से बहुत अधिक वसा होना, अर्थात फैटी लीवर हेपेटाइटिस का कारण बनता है। और ऑटो इम्यून स्थिति होना, जहां शरीर के एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, लीवर में हमला होता है। और जो इम्यून हेपेटाइटिस के कुछ अन्य संभावित कारण बनते हैं। कुल मिलाकर बात है, आप असंतुलित रूप से रहिएगा तो समस्या उत्पन्न होगा। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो A, B, C, D, E की बात करें तो जिसे HAV बोलते हैं। आपको हेपेटाइटिस A वायरस याद रखिएगा, इसी तरह हेपेटाइटिस B वायरस, इसी तरह हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस, हेपेटाइटिस E वायरस। अगर हम इसके और भी तुच्छ रूप से बात करें तो देखिए, हेपेटाइटिस A पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यह जो मामला है, लोग आजीवन प्रतिरक्षण प्रणाली के साथ जी सकते हैं। हेपेटाइटिस जो
वायरस ए वायरस है, कुछ लोगों को फुल मीटिंग हेपेटाइटिस मृत्यु हो सकती है, पर यह पूरी तरह ठीक हो जाता है। याद रखिए हेपेटाइटिस बी टीकों से रोका जा सकता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है? हेपेटाइटिस सी के खिलाफ। वर्तमान की बात हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है हेपेटाइटिस सी के बारे में और भी अच्छे टीके उपलब्ध हो सके। हेपेटाइटिस डी याद रखिएगा, संक्रमण को हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी डी को किसके टीके से रोका जा सकता है? बी के टीके से, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि इसके उपचार की सफलता दर बहुत कम होती है, पर रोका जरूर जा सकता है। हेपेटाइटिस ई का वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक टीका विकसित किया गया था। चीन में इसे लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन अभी तक कहीं और उपलब्ध नहीं है। चीन में इसे जरूर जारी किया गया है, पर ध्यान रखिएगा यह किस प्रकार से कार्य कर रहा है, अब इसके लिए सार्वजनिक मंचों पर उपलब्धता कम है, इसलिए ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस के लक्षण की बात करें तो यह यूरिन के रंग अधिक पीला हो जाता है, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, आंखों और शरीर में रंग का पीला हो जाना, भूख न लगना, मल में रंग का समान न होना, अधिक थकान रहना, ये सब कारण आपको हेपेटाइटिस के कारण देखे जाते हैं। अगर हम सरकारी पहल की बात करें तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। यह भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम एक चलाया जा रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस बी को भारत का UIP जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है। जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, खसरा, रूबेला, जापानी इंफ्लेटाइटिस जो JE कहते हैं, और राइटोवायरस डायरिया के कारण होने वाले 11 वैक्सीन निवारक बीमारियों यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, पुटुरस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया, मेनिंजाइटिस के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। उसी में जो आपको हेपेटाइटिस बी का भी टीका दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष कार्यक्रम आपसे पूछा जाता है, ये सब PT फैक्ट है, आपको बार बार ये सब टॉपिक पूछा गया है। हम 2030 की बात करें तो WHO बोलता है कि उसके महानिदेशक जो टेड्रोस एधोरनम है घेब्रियेसस से, ध्यान रखिएगा 2030 में इस महामारी को समाप्त करने के लिए वायरल जो वायरस है हेपेटाइटिस के उपचार के दिशा में कार्य श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बताया कि 187 देशों के आंकड़े के अनुसार 2019 में जहां हेपेटाइटिस संक्रमण में 1.1 करोड़ की मौत हुई थी, 2022 में बढ़कर यह कितना हो गया? 1.3 करोड़ हो गया। इनमें 83% बी और 17% की मौत का कारण हेपेटाइटिस सी था। तो ये सब आंकड़े दिए गए हैं, तो 2030 तक संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये आंकड़े दिए जा रहे हैं WTO भारत के द्वारा। अब ध्यान रखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है कब? 28 जुलाई को। 2023 का थीम क्या था? एक जिंदगी एक यश की, तथा 1 लाइफ 1 लीवर की बात की जा रही थी। 2024 28 जुलाई को आएगा, उस दिन हम बात करेंगे फिर 24 के विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में। अगर आगे हम बात करें तो देखिए, इसके साथ एक याद रखना है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के बारे में 10 नवंबर को होता है, जिसमें मिशन इंद्रधनुष के तहत इसे शामिल किया गया। इसके PT फैक्ट को भी याद रखिएगा, आने वाले समय में काम देगा ये भी, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऐड देख लीजिए आप लोग। यह आज 11 तारीख है, आपको इसका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसका आपको गूगल डॉक्स का फाइल एक लिंक शेयर किया गया, जिस पर आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा हार्ड है, पर यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बहुत से शामिल किए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि यह पहली बार मैंने बना कर रखा है कि आप लोगों को टफ क्वेश्चन देना है, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, UP PCS हो, MP PCS हो, बिहार हो या UPSC हो, सभी जगह ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश ही कीजिए, गलत हो या सही हो। इसका वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा शाम को, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। कल का टेस्ट क्या होगा? 1857 की क्रांति, तो इसे ज़रूर आप लोग तैयार करिएगा। 13 अप्रैल का यह टेस्ट होगा, 1857 की क्रांति। तो चलिए, टेस्ट आप लोगों को टाइम टेबल के साथ आप लोग देते रहिएगा। आपको इस अप्रैल 27 अप्रैल तक के डाटा दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपको कराए जाएंगे। तो कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, समस्या का निदान कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, संदेश खाली मामले में आपको हाई कोर्ट सख्त है, कलकत्ता हाई कोर्ट। उन्होंने बोला है कि जांच CBI से करें, ये सब बातें चल रही है। देखिए, मामला आप लोगों को पहले भी मैंने बता रखा था, न्यूज़ ज़रूर आप अपडेट रहिएगा इससे। रीज़न इसके पीछे है कि सरकार, जो राज्य सरकार है,
वो पूरी कोशिश की थी इस व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए। मैंने न्यूज़ एनालिसिस पहले भी किया इस मुद्दे पर, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार इसे बचाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, कुछ बयानबाजियां भी सरकार के द्वारा की गई। तो क्या बाहुबली, जो राजनीति में बाहुबली की बात होती है, बाहुबली की बात होती है, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। आप पढ़ते होंगे कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। इस पर मैंने एक दिन आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस भी कराया था, संपादकीय में भी। तो ध्यान रखिएगा, ये मामला इससे उभर कर सामने आया। जब भी इस मामले का निर्णय आएगा, ये दोनों तथ्य सामने आपको पानी की तरफ नजर आएंगे। क्या वर्तमान में भी राज्य की सरकार राजनीति का अपराधीकरण कर रही है, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है? किसी राज्य सरकार की जो बहुमत में है वो किसी व्यक्ति विशेष को इतना हेल्प कर सकती है कि उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा सकता है। साथ ही साथ मामला क्या है, मामला संगीन मामला। हम उस स्थिति में नहीं जी रहे जहाँ पर संसाधनों का दोहन किया जाता था, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ करता था। हम उस दौर में उस कबीलाई ज़िंदगी में नहीं जी रहे हैं कि किसी को पसंद किए और उसको लेकर चले गए और अपने साथ उसे कुछ दिनों तक रखते हैं। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। यह तमाचा है लोकतंत्र के मुंह पर, जब आज वर्तमान में इस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसे प्रश्रय दिया जाता है। आप किसी भी पार्टी विशेष के क्यों ना हो, आपको इस प्रकार व्यक्तियों का है ना किसी भी संदर्भ से समर्थन नहीं देने की आवश्यकता है। इससे सशक्त नहीं हो। जब आपकी बहू बेटियों को जब इन दरिंदों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जब टारगेट किया जाएगा, तब समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए था। जब दूसरों की बहू बेटियाँ इस प्रकार से तार हो रही, तो आप राजनीतिकरण की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं। पर जब ये आपके साथ होगा, समस्याएं समझने का प्रयास कीजिएगा। हम घाव को है ना नासुर नहीं बनने दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नासुर अगर बन जाता तो कैंसर होता है। कैंसर का इलाज, बहुत से कैंसरों का इलाज आज भी नहीं खोजा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, हम इस तथ्य को कब तक समझेंगे, ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। मैंने कभी किसी मामले में बताया था, अगर किसी विवाद हो रहा है, किसी इस प्रकार की जब आरोप लगते हैं और उस पर जब मामला चलता है, इसके एस्पेक्ट क्या होंगे, क्या न्यायालय क्या इस पर निर्णय लेगा, क्या नहीं लेगा। पहले मैंने बताया था कि व्यक्ति को समझना चाहिए, व्यक्ति के समाज को समझना चाहिए, उसके परिवार को समझना चाहिए। हम जब तक अपने कर्तव्यों का वहन नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर इस व्यक्ति विशेष के परिवार को लगता है कि यह गलत कर रहा है, अब देखिए, तो उसके परिवार को सामने आना चाहिए था। अगर उसके समाज को गलत लग रहा है तो उसके समाज, जो भी जहाँ वो रहते होंगे भाई साहब, वहाँ तो समाज होगा ना, उनको सामने आना चाहिए। और यह समाज जब सामने आएगा तो कोई भी सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं होगा तो पार्टी को बाहर कीजिए, उनको जब आए आपके सामने पार्टी को बाहर कीजिए। वो देश के किसी भी कोने में ऐसा मामला हो, मणिपुर का मामला हो, बंगाल का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, हरियाणा पंजाब का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, बिहार का मामला, कहीं का भी मामला हो, राजनीतिक पार्टियां आपके भावनाओं से खेलती हैं। इस समझिएगा, राजनीतिक पार्टियां क्योंकि उसे सत्ता में बना रहना है, पर आपको समाज के साथ रहना है। तो समाज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारा शासन प्रशासन इम्पॉर्टेंट है, शासन प्रशासन। तो इसे जिस प्रकार से आप लेकर जाइएगा उसी प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक संपादकीय देखिएगा, अस्थिर म्यांमार में भारत की मुश्किलें बढ़ी है। अब लोकतांत्रिक शक्तियां म्यांमार में सेना के बीच सत्ता संघर्ष कर रही, दशकों पुरानी जटिल आपको स्थितियां भारत में बेहद संतुलन स्थिति को कायम करती है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में म्यांमार की राजनीतिक स्थितियां जो बेकाबू हो गई है। म्यांमार लोकतांत्रिक नेताओं को विद्रोही समूहों के साथ गठबंधन करके बर्मी सेना को देश के कई इलाकों से खदेड़ दिया है। यह स्थितियां बद से बदतर हो रही है। अब इसके अतिरिक्त समझने का प्रयास कीजिए क्यों भारत के लिए चिंता का विषय। देख रहे हैं म्यांमार का बॉर्डर है,
म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा 520 किलोमीटर मिलती है। नागालैंड की 215 से, मणिपुर से 998 से, मिजोरम से 510 किलोमीटर, अर्थात कुल 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा हमारे देश से सीमा से मिलती है। अब देखिए, जब विद्रोही के साथ समूह गठबंधन हो रहा है तो बर्मी सेना भारत में आ रही है, यहाँ के लोग भारत में आ रहे हैं, म्यांमार के कुछ लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भारत में आ रहे हैं। तो भारत के साथ राष्ट्रीय सीमाओं का भी चिंता का विषय बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, कैसे संतुलित करेंगे, ये सब सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब वैधानिक व्यवस्था, सुचारू संचालन, जिम्मेदारी निकाय, हिंसा या अराजकता बढ़ रही है, ये सब होता। जुंटा शासन और विद्रोही गिटों के बीच चल रही लड़ाई राजधानी यागुन तक पहुंच गया है। तो जुंटा शासन जो वहाँ की शासन सरकार है और उस विद्रोही गुटों के बीच यह जो लड़ाई चल रही है वो कहाँ हुआ, राजधानी तक पहुँच गई। और ये सब मामले देखिए चलते रहेंगे जब तक हम बेहतर शासन प्रशासन के लिए बेहतर कार्य नहीं करेंगे। म्यांमार की सेना कमज़ोर पड़ रही है, इससे इस देश के टूटने की खतरा बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले समय में यह बढ़ता गया तो म्यांमार टूटकर कई आपको गुटों में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो पड़ोसी मुल्क है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी थोड़ा सा तालमेल खराब होगा, भारतीय हित प्रभावित होंगे। इसके बीच जो देश है, थाईलैंड है, आपको ये सब देश है, आपको जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इस तरह पूर्वी एशिया है वो भी प्रभावित होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व जो एशिया है वो भी प्रभावित होगा। तो ये सब मामले सारे आपको देखने को प्रयास होगा। इसके में चीन इसमें बढ़ावा देता है, चीन इसमें अपने हित साध रहा है भारत के पूर्वोत्तर के समूहों को मजबूत करने में संबंध में। इसलिए म्यांमार की अस्थिरता भारत के सामरिक समस्याओं को बढ़ा रही है, क्योंकि यह भारत के साथ साझा सीमा करता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, तमाम देश चीन और दक्षिण भारत में पूर्व स्थित है। इन देशों में दुनिया की दोनों महान प्राचीन सभ्यताओं को लेकर भू राजनीतिक स्थिति प्रभावित होती है। भारत चीन के साथ क्या होते हैं, बेहतर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। म्यांमार जनजातीय विविधता वाला देश है जिसमें काचिन, काया, काबिन, चीन, बामर, मोन, रखान, शान प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है पीटी फैक्ट के तौर पर कि कौन कौन सी जनजातियाँ, ये जनजातियों का नाम दे देगा, कहाँ पाई जाती है। तो यह आपको पीटी फैक्ट में आपको याद रखना है इन जनजातियों का, क्योंकि ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब जातियाँ अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में देश की व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। विविधता में पृथकतावाद बढ़ावा दिया जा रहा है, फायदा चीन इसको उठा रहा है। तो जैसे जैसे इन सांस्कृतिक जो जनजातियाँ वो प्रभावित होगी, भारत या उसके पड़ोसी म्यांमार के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ ये लोग एक सीमा बॉर्डर पार जाएंगे और